गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें क्लास 10th का एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर हमारा 6th है, त्रिभुज ट्राइंगल हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। 6th चैप्टर, तो इसमें त्रिभुज की ट्राइंगल्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या पता है, या मैं कह सकता हूं कि आपको क्या पता है ना। पहले वो बात करते हैं कि जो आपको पता है। आपने एक शब्द सुना है कॉन्ग्रुएंट, ये शब्द आपने शब्द सुना है जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम को अगर हम देखें तो इसमें 3 शब्द आपको मिलेंगे। सर्व प्लस में एक मिलेगा अंग, आता है ना सर्वांग, मतलब सर्व और अंग एक ही साथ, और साथ में है सम, सर्वांग सम। तो सर्व का मतलब क्या होता है, सभी। अंग का मतलब अंग हो गया, और सम का मतलब समान हो गया। मतलब ऐसी जो दो आकृति, वैसे तो हम 9th में भी हमने सिर्फ त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ा है। हाँ, किसी किसी में क्वाड्रिलेटरल भी आ जाता था, ट्राइंगल्स भी आते थे, लेकिन 9th में हमने क्या सीखा था, ऐसी दो ट्राइंगल जिनके सभी अंग समान हो उसको हम सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ऐसी दो ट्राइंगल, दरअसल ऐसी दो, कोई भी जरूरी नहीं कि ट्राइंगल, कोई भी दो फिगर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, उसके अगर सभी अंग, फिलहाल हम ट्राइंगल की बात करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्राइंगल ही है ज्यादा है। देखो, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के सब कुछ बराबर है, सभी अंग आता है इसमें। अंग में क्या क्या आता है भाई, अंग में साइड भी आती है, कोण एंगल भी आते हैं, पेरीमीटर, एरिया, सब कुछ आ गया। सर्व अंग, सभी अंग, मतलब सब कुछ। जब इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ सब कुछ बराबर हो तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं, ठीक है। सभी अंग का मतलब इसकी भुजा और उसकी भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी भुजा मान लो 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की है, तो अगर इसकी साइड भी अगर 4, 5, 6 सेंटीमीटर की है, फिर तो हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। अच्छा, साइड भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो कि इसका एंगल जितने का है उतना इसका होना चाहिए, दूसरा एंगल जितना है उतना इसका होना चाहिए, तीसरा एंगल जितना इसका उतना इसका होना चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। देखो, अंग में क्या क्या चीज आती है, साइड आती है, और ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल होता है, और ट्राइंगल का क्या क्या निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो, और क्या क्या निकालते हो, एरिया निकालते हो। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ दो चीज बराबर है तो बाकी, देखो, अगर साइड बराबर है तो पेरीमीटर अपने आप बराबर हो गया, कह सकते ना। अगर साइड इनकी बराबर है तो पेरीमीटर तो अपने आप बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, साइड से ही तो निकलता है, सभी साइड का सम। पेरीमीटर परिमाप, सभी भुजाओं का जोड़। एरिया भी बराबर है, अपने आप बराबर, मतलब इनको कहने की जरूरत नहीं है। अगर साइड बराबर हो जाए, एंगल बराबर हो जाए, तो एरिया भी अपने आप बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट में भी आपने एस ए इस तरह से बहुत सारे रूल पढ़े, सिर्फ एंगल और साइड का उसमें जिक्र होता है, भुजा और कोण का जिक्र होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये दो बराबर हो जाते हैं तो बाकी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बात यह है, अब तक हमने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, दो त्रिभुजों के क्या क्या बराबर होने चाहिए, साइड प्लस एंगल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो समझ लेना क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है, बस वो समझ लेना क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर साइड और एंगल इक्वल हैं, अब नया शब्द त्रिभुज एक्सरसाइज 6.1 में एक शब्द मिलेगा, सिमिलर। सिमिलर मिलेगा, सिमिलर को हम हिंदी में कहते हैं समरूप। अब समरूप को अगर अलग अलग कर दें तो सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप। रूप समान होना चाहिए, अंग बराबर होने की बात नहीं है, रूप समान होना चाहिए। देखो, एक मैंने ये सर्कल बना दिया, एक मैंने ये सर्कल बना दिया, क्या इन दोनों सर्कल को मैं कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं? नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सभी अंग समान होने चाहिए। इस सर्कल और इस सर्कल के सभी अंग समान। सर्कल में क्या क्या होता है, रेडियस होता है वो बराबर होनी चाहिए, डायमीटर होता है वो बराबर होना चाहिए, पेरीमीटर होता है वो बराबर होना चाहिए, एरिया होता है वो, क्या इनका सब कुछ बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखने में एक जैसे हैं। देखो, मैं बिल्कुल आपको है ना सीधा मैथमेटिकली नहीं समझा रहा, अभी मैथमेटिकली हम जाएंगे, पहले हम डायरेक्ट अपना नॉर्मल इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि समरूप क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम बाद में समझेंगे। देखो, ये दोनों सर्कल बिल्कुल देखने में एक जैसे ही हैं कि नहीं है? बिल्कुल, ये थोड़ा सा बड़ा है, बस ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसी तरह को हम क्या कहते हैं,
सिमिलर कहते हैं। इसमें अंग समान नहीं होते, सिर्फ समान रूप होता है, सिर्फ समान रूप होता है। देखो मैं केवल ट्राइंगल की बात करता हूं। एक मैंने ये वाली ट्राइंगल बनाई, अभी मैं बना रहा हूं, एक मैंने ये वाली ट्राइंगल बनाई। ध्यान से देखना, क्या इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का रूप समान है? क्या ये एक जैसी देखने को लगती है? कि हाँ है तो एक जैसी, बस थोड़ी सी बड़ी छोटी है, इतना फर्क है कि हाँ एक थोड़ी सी बड़ी है, एक थोड़ी सी छोटी है कि नहीं है? तो बस वही क्या है, सिमिलर है। और देख लेते हैं, मैं अब आपको सिमिलर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट तो हमने देख लिया, एक मैंने स्क्वायर बना दिया, एक मैंने ये स्क्वायर बना दिया। बताओ दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? ये थोड़ा सा इसको कर देते हैं। दो स्क्वायर बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। अब मैं कह दूं एक ट्राइंगल ये है, अब मेरी बात को समझना, और एक ट्राइंगल ये है। बताओ भाई, क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखने में एक जैसी लगती हैं क्या? क्या इनके सभी अंग बराबर हैं क्या? ना तो इनके सभी कोई साइड, कोई पेरीमीटर, कोई एरिया इनका बराबर होगा। बिल्कुल अलग, डिजाइन अलग है। ये देखो, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है। मतलब ना तो ये कॉन्ग्रुएंट ना ये सिमिलर। ये होता है सिमिलर, जो देखने में एक जैसे लगे। एक अगर इस तरह की ट्राइंगल है तो दूसरी भी बिल्कुल इसी तरह की ट्राइंगल हो। देखो ये भी एक जैसे नहीं है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं इस तरह से। अब देखो दोनों एक जैसी लगती है ना, तो मतलब ये सिमिलर हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है। एक बड़ा सा मैंने रेक्टेंगल इस तरह से बना दिया, एक मैंने रेक्टेंगल इस तरह से बना दिया। अब बताओ, क्या ये रेक्टेंगल देखने में एक जैसा लगता है क्या? नहीं। तो ये क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। ये क्या है, सिमिलर है। ये क्या है, सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखने में एक जैसे नहीं लगते। क्या ये देखने में एक जैसे लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। अगर मैं और क्या बनाते हैं, ट्राइंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ पैरेललोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। पैरेललोग्राम का एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया, ये बनाया, और एक ये बनाया। देखो हाथ से बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही, लेकिन फिर भी कुल मिला के आइडिया लगाओ, क्या दोनों देखने में एक जैसे नहीं है? अच्छा, एक मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने ये बनाया। बताओ क्या ये दोनों एक देखने में एक जैसे हैं? है ना? पता करो, ये दोनों एक देखने में एक जैसे हैं कि ये दोनों एक देखने में एक जैसे हैं? ये दोनों एक जैसे हैं तो ये सिमिलर हैं, ये दोनों नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब हम मैथमेटिकली बात करते हैं। मैथमेटिकली क्या होता है, दो ट्राइंगल। खैर 6.1 में तो मैथमेटिकली है भी नहीं, 6.1 तो लेते हैं। एक बार 6.1 निकालो। पहले वाले में क्या दे रखा है, सभी सर्कल। सभी सर्कल कैसे होते हैं भाई? मान लो एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक उससे छोटा सर्कल, एक उससे छोटा सर्कल, एक उससे छोटा सर्कल, इस तरह से कई सारे सर्कल हैं। क्या ये सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं? कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ रेडियस, पेरीमीटर बराबर होना चाहिए। नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन क्या देखने में एक जैसे हैं? बिल्कुल हैं। तो क्या ये समरूप हैं, सिमिलर हैं। सभी सर्कल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। इसमें ब्लैंक में क्या आएगा, सिमिलर आएगा। सभी स्क्वायर बना देते हैं। एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया, फिर एक छोटा स्क्वायर बनाया, फिर एक और छोटा स्क्वायर बनाया, फिर एक और छोटा स्क्वायर बनाया। तो देखो सभी स्क्वायर्स एक जैसे ही होते हैं ना, इसमें भी सिमिलर आएगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, सिमिलर आएगा। सभी कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? कौन सी ट्राइंगल होती है? ट्राइंगल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलियन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल सही, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही सिमिलर होंगी भाई। इक्विलेटरल जिसकी फिगर इस तरह से बनी हो, ये कैसे इक्विलेटरल हो सकता है? इसकी साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, एक छोटी हो जिसकी साइड क्या पता 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो, तो देखने में ये जैसे कैसी लगेंगी, एक जैसी लगेंगी। इनकी क्या है, फिगर कैसी है, बिल्कुल एक जैसी होती है। तो ये क्या है, सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद साइड भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके कोण कैसे हो, इक्वल हो, और भुजाएं कैसी हो। अभी हम बात करते हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या बात की थी? कॉन्ग्रुएंट में हमने बात की थी कि साइड और प्लस एंगल
कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में सिर्फ एंगल इक्वल होंगे, कोई भी दो फिगर होंगी एंगल इक्वल होंगी। साइड का क्या रोल होता है? देखो मैं अभी बताता हूं। अभी अभी हमने एक एग्जांपल लिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी। अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पी क्यू आर। तो मुझे यूं बताओ, इसकी साइड का और इसकी साइड का रेशियो क्या आएगा? इसकी साइड मैंने ले ली ए बी और मैंने ले ली पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू कितना आएगा? 5/3। अगर मैंने ले ली बीसी, बीसी बटा क्यू आर कितना आएगा? वो भी कितना आएगा? 5/3। फिर मैंने ले ली एसी, एसी बटा पी आर कितना आएगा? वो भी कितना आएगा? 5/3। ये क्या चीज निकाल रहे हैं? ये रेशियो निकाल रहे हैं। और इसकी तीनों साइड का रेशियो इसकी तीनों साइड के साथ 5/3 5/3 5/3 आया। तो साइड कैसी होती है? इक्वल नहीं होती। कैसी होती हैं? रेशियो में होती हैं, प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो इसमें जो शब्द आएगा ना प्रोपोर्शनल आएगा, वे समानुपाती आएगा। दो सिमिलर फिगर में एंगल तो होते हैं इक्वल, प्लस साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। ये याद रखना, मतलब भुजाएं समान, भुजाएं समानुपाती। हिंदी में भी लिखता हूं, अभी लिखता हूं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं समरूप। समरूप क्या होता है? कोण तो समान होते हैं और प्लस में जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब एक त्रिभुज मान लो एबीसी है, एक त्रिभुज मान लो पी क्यू आर है। हम एक एक करके अनुपात निकाल लेंगे। मान लो कि ए बी का और पी क्यू का, अब देखो इसकी तीन भुजाएं ना एबीसी की, तो तीन भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं हैं? एक भुजा इसकी ए बी होगी, एक भुजा इसकी बीसी होगी, एक भुजा इसकी एसी होगी। इसकी भी तीन भुजाएं होंगी, एक पी क्यू होगी, एक क्यू आर होगी, एक पी आर होगी। तो तीनों का रेशियो, मान लो इसका और इसका मैंने रेशियो निकाला। मान लो ये 10 दे रखी है, ये 8 दे रखी है, मान लेते हैं ये 10 दे रखी है, ये 8 दे रखी है। तो ए बी बटा पी क्यू मैंने किया 10/8 किया, काट के मेरा आया 5/4। ये आया इसका रेशियो भाई 5:4। ए बी और पी क्यू का रेशियो कितना आया? 5:4, 5/4। तो बाकी दूसरे नंबर वाली का भी उतना ही आना चाहिए। अगर मैं अब निकालूं बीसी और क्यू आर, ये कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इसका रेशियो भी 5/4 आएगा, तब वो क्या होंगी? समरूप होंगी, सिमिलर होंगी। मतलब ये भी कटने के बाद कितना आना चाहिए? 5/4 आना चाहिए। और तीसरा भी जो बच गया वो भी करना चाहिए। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं ए बी बाई पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बाई क्यू आर और इक्वल होना चाहिए ए सी बाई पी आर। ये है इस भुजाएं समानुपाती का मतलब, प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, एंगल तो इक्वल ही होने चाहिए, एक 60 का है तो दूसरी में 60 का ही होना चाहिए। और प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट में आपने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रेंट में हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रेंट में तो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ए बी बराबर पी क्यू। वहां पर हम क्या लिखते थे? ए बी इक्वल टू पी क्यू, इक्वल होने चाहिए। बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। अब इक्वल नहीं, रेशियो में होने चाहिए। तो इसमें फर्स्ट सम के फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? समानुपाती आएगा। अब सेकंड सम में एग्जांपल देना है। सेकंड में क्या पूछ रखा है? एग्जांपल दीजिए। पहले वाले में सिमिलर फिगर समरूप आकृति की सारी हम पढ़ चुके हैं। क्या आप एग्जांपल दोगे समरूप आकृतियों का? क्या दे सकते हो? सर्कल हमने पढ़ा। समरूप कौन सी होते हैं? सर्कल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, स्क्वायर सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आप इनमें से कुछ भी लिख दो, जैसे ऑल स्क्वायर्स सभी वृत्त, ऑल स्क्वायर सभी वर्ग, ऑल सर्कल सभी वृत्त, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल सभी समबाहु त्रिभुज। ऐसी आकृतियों का उदाहरण दीजिए जो समरूप ना हो। अगले में कुछ भी लिख दो भाई। रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल हो भी सकता नहीं भी हो सकता।
ठीक है, रेक्टेंगल के अलावा पैरेललोग्राम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, रोम्बस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ट्रेपेजियम लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, इस तरह से, या सीधा लिख दो क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, कुछ भी इस तरह से। थर्ड सम, बताइए कि समरूप हैं कि नहीं है, सिमिलर हैं कि नहीं है, यस और नॉट, और अगर नहीं है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। देखो दोनों फिगर्स को देखा, दोनों फिगर्स की साइड तो इक्वल हैं, साइड तो इक्वल है, साइड तो इक्वल कॉन्ग्रुएंट में भी होता है, सिमिलर में भी होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था, साइड और एंगल दोनों इक्वल, ठीक है, और समरूप में क्या होता था, एंगल एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, सिमिलर में समरूप में साइड प्रोपोर्शनल समानुपाती होती हैं। तो इसका मतलब इसकी भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन एंगल्स को देखो, एंगल्स इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक तो है स्क्वायर सीधी है, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है, दूसरी है रोम्बस जिसमें थोड़ा सा छोटा बन रहा होगा। तो एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल मतलब बताना है, रीजन बताना है कि क्यों सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके कोण समान नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है, ठीक है। ये थी 6.1। साथ ही साथ में आपको 6.2 में एक थ्योरम आती है, थ्योरम क्या आती है, थ्योरम आती है, और थ्योरम जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता का नियम, समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। ये जो थ्योरम है थेल्स ने दी थी भाई, इसलिए इसका हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। ये किसने दी थी, कोई थेल्स नाम का कोई साइंटिस्ट था, तो उसने दी थी, इसलिए उसके नाम पे थेल्स थ्योरम भी इसका नाम रखा गया है। हिंदी में भी थेल्स थ्योरम लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, ठीक है, हिंदी में भी थेल्स लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। अब ये है क्या, पहले तो समझ लो। एक ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में एबीसी में, अगर बीसी के पैरेलल एक लाइन मैंने बीच में ड्रा कर दी पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल है, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल है बीसी के, तब इन दोनों, ये देखो पूरी एक साइड थी, इसके दो पार्ट बना दिए, एक एपी एक पीबी, तो ये एपी बाय में पीबी इज इक्वल टू होगा ए क्यू बाय में क्यू सी, इसका और इसका रेशियो बराबर होगा इसका और इसका। जब भी मैं रेशियो कहता हूं ना, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, एपी बाय में पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाय में क्यू सी, ये बराबर होगा, यही थेल्स थ्योरम है। अब इसको आज हम प्रूव करना सीखते हैं, कल इसके एग्जाम्पल करेंगे, वरना टाइम रह गया तो चलो आज भी करेंगे। अभी है क्या, इसकी स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई आती है भाई, ऐसे नाम नहीं लिखा हुआ था कि आप बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम को प्रूव करो, नहीं, इसमें क्या आता है, किसी एक त्रिभुज में यदि आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है, इस तरह की स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट लिखी आती है, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में आती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस, बेस के पैरेलल टू बेस ऑफ एनी ट्राइंगल, देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो या इन प्रोपोर्शनल। एक ट्राइंगल में, अब मेरी समझते जाना इसकी स्टेटमेंट क्या है, बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ लेना बुक में, कोई भी नाम मैंने दे दिया एबीसी, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, नाम कुछ भी दे दो, ईएफ दे दो या फिर पी क्यू दे दिया, तो ये जो पी क्यू है बाकी की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब जो एपी का पीबी का रेशियो है, जो ए क्यू का क्यू सी का रेशियो है, बिल्कुल बराबर होगा। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट आती है। मतलब गिवन में हमारे पास क्या होगा, गिवन में हमारे पास क्या होगा, इन ए ट्राइंगल एबीसी
बस यूं समझ लो पी क्यू पैरेलल बीसी, बस इतना सा दिया हुआ होगा, कहने में तो इतना सा। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, एपी बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। प्रूफ, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल रचना करनी है भाई इसमें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो, इस पॉइंट से, हाँ इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, मान लो कि ये एल पर मिलता है। इसी तरह से इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, मान लो ये एम पर मिलता है। ठीक है, ड्रा पी एल किसका परपेंडिकुलर है, ए क्यू के, एंड क्यू एम किसके परपेंडिकुलर है, ये जो क्यू एम है किसके परपेंडिकुलर है, एपी के। ये कंस्ट्रक्शन में करना है। और एंड ज्वाइन, ज्वाइन मतलब मिलाओ, किसको मिला दो, बी टू क्यू, डॉटेड वाले ले लेता हूं ताकि आपको याद रहे, वैसे तो चाहे आप इसको पक्की ले लेना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसी भी लाइन ड्रा कर लो, कोई मतलब नहीं है। ज्वाइन बी टू क्यू एंड पी टू सी, इसको आपस में मिला दो भाई। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे, थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है मुझे दोबारा साफ करना पड़े, तो आप एक एक चीज समझते जाना। ठीक है, या आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने ली एपी क्यू, एपी क्यू। किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2। अब सुनो भाई, बेस मैंने एपी ले लिया, ठीक है ना, वैसे तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बेस मैंने ये भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं, मैंने ये ले लिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये बेस लू ना तो मेरे पास ये हाइट होती है। देखो हाइट क्या होती है, जैसे इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, यहां से जो इसके ऊपर होती है ना, ये हाइट होती है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है। अब ये वाले बेस पे तो कोई हाइट है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा के देखूं तो ये वाला बेस लूं तो ये इसकी हाइट है। हाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू एम। आप मेरी बात को समझते जाना, ये क्या है, क्यू एम। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अब आप नीचे वाली का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपी क्यू। पहले एपी क्यू ली, फिर बीपी क्यू ली। मैं आपको ट्रिक वाइज बताता जाऊंगा क्या क्या रखना है। 1/2, अच्छा बीपी क्यू का बेस बीपी लेना है, एपी क्यू का बेस क्या लिया है, एपी, तो बीपी क्यू का बेस क्या लेना है, बीपी। हाइट इसकी भी क्यू एम होगी, मैं बताऊंगा कैसे होगी, बात सुनो। बीपी के अंदर कहीं पर भी आपको परपेंडिकुलर कहीं नहीं दिखेगा। 3 तरह की ट्रायंगल होती हैं, एक तो होती है इस तरह की ट्रायंगल, एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होती है ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो इस तरह की ट्रायंगल में ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये पहले से ही परपेंडिकुलर होता है, इसमें तो बीच में परपेंडिकुलर है। यहां पर इस पॉइंट से इसके ऊपर बेस नहीं ड्रा किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तो क्या करना पड़ेगा, बेस को आगे बढ़ाना पड़ता है और यहां से यहां परपेंडिकुलर बनता है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दूं तो आपको इस तरह की फिगर दिखेगी। इसमें देखो, इस बीपी को आगे बढ़ाकर देखो, अभी मैं दोबारा समझाता हूं आपको, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक। ये साफ हो गया, यहां पर क्या था, बीपी और मल्टीप्लाई में ये था क्यू एम। ये ट्राइंगल थी पी बी और क्यू वाली थी, ठीक है। मुझे क्यू से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना था, लेकिन परपेंडिकुलर टेढ़ा हो जाता है ना, परपेंडिकुलर कभी टेढ़ा नहीं होता, 90 डिग्री का एंगल बना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से जो ये आगे बढ़ा रखी, यहां से यहां ड्रा कर रखा है, यही परपेंडिकुलर में मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने जब ये वाली ट्रायंगल ली तो उसका परपेंडिकुलर भी क्यू एम लिया, और जब ये वाली ट्रायंगल ली तो उसका परपेंडिकुलर भी क्यू एम लिया। इस बात को नोट करना भाई, ये अलग चीज है, आपने पहले भी कभी नहीं सुना होगा, पहले भी कभी नहीं सुना होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2,
2 करो। एरिया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपी क्यू बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपी क्यू इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एपी मल्टीप्लाई क्यू एम बटे में 1/2 मल्टीप्लाई बीपी और मल्टीप्लाई क्यू एम से क्यू एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये मेरे पास आया एपी बाय पीबी, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको देख लो भाई, मैं दोबारा स्टेटमेंट भी मैं साफ करने वाला हूं अब, ठीक है, स्टेटमेंट में से साफ करने वाला हूं, कंस्ट्रक्शन भी साफ करने वाला हूं। अब आप आगे देखो, आगे आपको कौन सी ट्रायंगल लेनी है, आगे आप फिर से अगेन इन ट्रायंगल ए पी क्यू दोबारा से एरिया ऑफ ए पी क्यू अब दोबारा निकालने जा रहा हूं। दोबारा क्यों निकालने जा रहा हूं, क्योंकि इस ट्रायंगल में 2 परपेंडिकुलर हैं। पहली बार जब मैंने ये बेस लिया तो इस बेस पे ये परपेंडिकुलर लिया, अब मैं बेस चेंज करके देखता हूं, मैं बेस ले लेता हूं ए क्यू, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस ए क्यू पे कौन सा परपेंडिकुलर है, ये वाला पीएल, कौन सा परपेंडिकुलर है, पीएल, इक्वेशन नंबर 4। दूसरा एरिया ऑफ, पहले क्या लिया एपी क्यू बीपी क्यू, अब क्या लेंगे एपी क्यू सीपी क्यू। आपको याद भी रह जाएगा, ट्रायंगल के नाम याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, एपी क्यू बीपी क्यू एपी क्यू सीपी क्यू, यानी कि पी क्यू तो सब में लेना ही लेना है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस कौन सा लोगे, देखो एपी क्यू का एपी लिया, बीपी क्यू का बीपी लिया, एपी क्यू का ए क्यू लिया तो सीपी क्यू का सी क्यू लो। एपी क्यू का क्या लिया ए क्यू, दोबारा क्या लेना है सी क्यू, ठीक है, यानी कि पहले ए क्यू फिर सी क्यू। अब सी क्यू पे कौन सा परपेंडिकुलर है बता सकते हो, दिमाग लगाओ, सी क्यू ये लेनी है, सीपी क्यू ये वाली ट्रायंगल लेनी है। अब इस पॉइंट से क्या ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे या ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे भाई, इसमें भी पीएल लेना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 5 डिवाइड कर दो, डिवाइड 4/5 एरिया ऑफ एपी क्यू बाय में एरिया ऑफ सीपी क्यू इज इक्वल टू, देखो सारा 1/2 कैंसिल होके फिर से क्या बचेगा ए क्यू बाय सी क्यू बचेगा, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, 9th की थ्योरम याद करते हैं। 9th में क्या होता था, अगर क्वाड्रिलेटरल में ये और ये पैरेलल हो, जब 2 पैरेलल लाइन के बीच 2 ट्रायंगल बनाए जाते हैं, देखो एक तो ये ट्रायंगल है इनके बीच, एक ये वाली ट्रायंगल है इनके बीच, यानी कि एक तो जो ये सीपी क्यू है, एक ये जो बीपी क्यू है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और पैरेलल लाइन के बीच में हैं, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। ये बात लिखनी, बिकॉज ट्रायंगल, अच्छा हिंदी, कहीं हिंदी में ज्यादा मुश्किल, हाँ भाई एक क्षेत्रफल, वैसे इंग्लिश में भी एरिया ही लिखते हो, यहां पर लिखना है 1 को 2 से भाग देने पर। अब मैं लाइन जो बताऊंगा ना वो मुझे हिंदी में बतानी पड़ेगी, इंग्लिश में बतानी पड़ेगी। त्रिभुज बीपी क्यू तथा त्रिभुज सीपी क्यू समान आधार पी क्यू तथा समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज बीपी क्यू व त्रिभुज सीपी क्यू एक ही आधार, पी क्यू व समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए एरिया बराबर होगा किस किस का एरिया, एपी क्यू का और सीपी बीपी क्यू का। एरिया बीपी क्यू बराबर एरिया सीपी क्यू, एरिया बीपी क्यू बराबर एरिया सीपी क्यू। पुट इन इक्वेशन 6, समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखो। अभी मैं बताता हूं, एक बार लिख देता हूं, दरअसल मुझे इसकी जरूरत है समझाने के लिए, तो इसको मैं साफ नहीं कर सकता। यहां पर अगर मैं रख दूं एरिया ऑफ
एपी क्याऊ बटे में सीपी क्याऊ की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीपी क्याऊ का एरिया, एरिया सीपी क्याऊ का, बीपी क्याऊ रख दिया यहां पे, एरिया ऑफ बीपी क्याऊ बराबर किसका भाई, ए क्याऊ बटा सी क्याऊ, इक्वेशन नंबर 7। लगभग मेरा ज्यादातर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं, शुरू में मैंने एपी क्याऊ का लिया 1/2 एपी गुणा क्याऊ एम, फिर मैंने बीपी क्याऊ का लिया 1/2 बीपी गुणा क्याऊ एम, याद रखना एपी बीपी लेना है, ठीक है। भाग कर दिया, कट के आया एपी बटा बीपी, फिर मैंने एपी क्याऊ का क्या लिया था, ए क्याऊ गुणा पीएल, देख लेना ए क्याऊ पे कौन सा परपेंडिकुलर है, पीएल है। फिर मैंने सीपी क्याऊ का सी क्याऊ लिया, सी क्याऊ, अब सी क्याऊ को आगे बढ़ाने पर ये यही पीएल ही इसका लंब लेना पड़ेगा, भाग किया तो ए क्याऊ बटा सी क्याऊ ये आया। ये दोनों त्रिभुज जो सीपी क्याऊ और बीपी क्याऊ हैं, सीपी क्याऊ एक तो है बीपी क्याऊ और एक है सीपी क्याऊ, दोनों पी क्याऊ पर बनी है, पैरेलल लाइन के बीच में है। इंग्लिश में इसको क्या कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल बीपी क्याऊ एंड ट्राइंगल सीपी क्याऊ लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन। ट्राइंगल बीपी क्याऊ एंड ट्राइंगल सीपी क्याऊ लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन, सो देयर एरिया इक्वल। पुट इन इक्वेशन 6 ये रख दिया। अब आप समीकरण 7 को और 6 को देखो, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है, तो राइट को राइट के बराबर कर दोगे, यही तो हमने प्रूव करना था। अब आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 और समीकरण 7 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट को राइट के बराबर कर दो। कहां लिखूं, यहीं पर लिख देता हूं, एपी बटा पीबी, ये जो हमारा रिजल्ट था एपी बटा पीबी बराबर हो जाएगा ए क्याऊ बटा सी क्याऊ, यही हमारा रिजल्ट था, यही हमने प्रूव करना था भाई, ठीक है। तो देखो इस तरह की ये थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसको हम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम, या फिर इसको कहा जाता है थेल्स थ्योरम। और ये नाम से, कई बार नाम से आ जाती है, कई बार पूरी स्टेटमेंट लिखी आती है, वो स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, क्योंकि एक बार पिछली बार स्टेटमेंट आई थी तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। ऐसे लिखा आता है कि एक कोई त्रिभुज है, उसमें आधार के समांतर यानी कि बेस के पैरेलल एक कोई लाइन ड्रा की गई है, पी क्याऊ की जगह ईएफ दे दिया, कुछ और दे दिया, और फिर सिद्ध करो कि वो रेखा बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करती है, इट डिवाइड द बिट अदर टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शनल, इक्वल रेशियो। तो ये हमने इसमें करना है भाई, ठीक है। तो ये पूरी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह लो। अब ये लगानी कैसे है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये थ्योरम समझ में भी आ जाएगी। देखो एक दो ही करेंगे बस, फर्स्ट सम करेंगे 6.2 का, हाँ सिर्फ फर्स्ट सम करेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि आपको थ्योरम समझ में आ जाए। तो देखो 6.1 में इस तरह की तो नहीं है, ये थोड़ी सी इस तरह से बना रखी है, यहां पर एक लाइन इस तरह से ड्रा कर रखी है, ये पॉइंट दे रखा है डी, ये ई, ये एबीसी। तो देखो यहां पर 1.5 सेंटीमीटर, यहां पर 3 सेंटीमीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर, और यहां पर ये खाली छोड़ रखा है। तो और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिख रखा है डी ई पैरेलल बीसी, तो ये इसके पैरेलल है, मतलब बाय, थ्योरम का नाम लिख दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख दो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख दो, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है, इसका रेशियो, अब पी की जगह डी आया है तो ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, सारी वैल्यू रख दो, ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, और इसी का मुझे पता नहीं पता, तो इसका पॉइंट हटाओ, गुणा में 10 करो, 5 से 2, 3 से 3, तो 1/2 बराबर 1 EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो EC की वैल्यू 2 आई, बस आ चुकी है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से इस थ्योरम का यूज करना है। सेकंड पार्ट और देख लो, सेकंड पार्ट की फिगर यही है, इसी तरह की है, बस ये 7.2 दे रखा है, ये कुछ और दे रखा है, ये कुछ और दे रखा है। तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 7.2, यहाँ पर दे रखा है 5.4, यहाँ पर दे रखा है 1.8। ये देखो सीधा भी आइडिया लग सकता है, ये 18 या 54,
तो कितने को 3 से गुणा करके बेहतर आएगा? 24 को आएगा ना, मतलब ये 2.4 होगी। बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल सकते हो, बिल्कुल बराबर होता है। अगर ये 3 गुना है तो ये 3 गुना है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो, इसका बटे में ये करेंगे 1/3 आएगा, तो इसका बटे में ये करके भी 1/3 आना चाहिए। यहाँ पे 18/54 है, तो किसको 3 से गुणा करके बेहतर आएगा? आइडियल हो सकता है। वरना अगर थ्योरम लगानी है बाय, आप क्या लिख सकते हो? थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम। जैसे पिछले में लगाया था AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। AD की वैल्यू निकालनी है, DB की वैल्यू 7.2, इसकी वैल्यू 1.8, इसकी वैल्यू 5.4। AD इज इक्वल टू 7.2 को उधर ले जाओ, 1.8/5.4 मल्टीप्लाई में 7.2। देखो, इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया और इस पॉइंट से इसके बाय में 10 कर दिया। 18 को 3 से काटा, 3 से काटा 24, तो 24/10 मतलब 2.4 आ गया ना, 24/10, ठीक है, तो 2.4 आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं भाई। आज सिर्फ हम इसका फर्स्ट सम ही कर रहे हैं और बाकी के सम हम कल की वीडियो में करेंगे। और इसमें क्या है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो थ्योरम है, मतलब जो इसके क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस भी थ्योरम के जैसे ही होते हैं, आपको पता है, 9th में आप कर चुके हो, ठीक है। तो थ्योरम्स को आपको जरूर समझना भाई। ये थ्योरम बाय स्टेटमेंट आती है, पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई कि एक ट्राइंगल बाइसेक्ट कर दिया तो इसको शो करो, प्रूव करो कि वो बाकी की 2 साइड को इक्वल रेशियो में से डिवाइड करेगी। इस तरह से पूरी स्टेटमेंट लिखी आती है। तो आपको स्टेटमेंट भी पूरे से पढ़ के समझनी है और ये थ्योरम करनी है फिर नोटबुक में। इसका कन्वर्स भी है जो 6.2 है, जो मैं कल बताऊंगा। आज अभी तो निकल गया दिमाग से, कल जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये करना आज के लिए, ओके।